हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके जीपैट नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका फार्माकोलॉजी है और फार्माकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसी टॉपिक्स के 50 क्वेश्चंस को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 1 पे एंटर करते हैं। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ESPS के नाम से इनको जाना जाता है। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, जब भी एक्साइटेशन होगा तो एक्साइटेशन का मतलब है कि सर जब डीपोलराइजेशन होगा तब जाकर के क्या होगा, एक्साइटेटरी यानी कि स्टिमुलेटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और डीपोलराइजेशन कब होता है? जब कैल्शियम की एंट्री होती है या तो सोडियम की एंट्री होती है। जब सोडियम और कैल्शियम एंटर करते हैं सेल के अंदर तब सर क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, जिसको डीपोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। इट मीन सर यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ कटायन दैट इज द सोडियम और कैल्शियम, बिल्कुल सही। सोडियम और कैल्शियम का जब इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स मतलब सेल के अंदर आना, अगर जब होगा तो उस केस में उसे हम क्या कहेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, आपका एक्साइटेटरी स्टिमुलेशंस होगा। ऑप्शन पी बिल्कुल करेक्ट है। द आयोनिक मूवमेंट आर पैसिव एज द फ्लो इज डाउन इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आयनिक मूवमेंट का पैसिव नहीं, एक्सोनल क्लोरीन कंसंट्रेशन है। तो ऑप्शंस यहाँ पर केवल और केवल पी क्या है जी, करेक्ट है। बाकी दो स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिए गए हैं स्टूडेंट वो क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन अबाउट द ईपीएसपी से फिर से क्वेश्चन है जी, एक्साइटेटरी से। ईपीएसपी इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड कॉज डीपोलराइजेशन, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कैटायन आयंस का मूवमेंट होता है, डीपोलराइजेशन होता है। ईपीएसपी इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ अनायन एंड कॉज डीपोलराइजेशन, बिल्कुल भी नहीं, अनायन का मूवमेंट नहीं होगा, कैटायन होगा। तो सर पी करेक्ट है, क्यू इनकरेक्ट है। ईपीएसपी कॉज डीपोलराइजेशन, आर भी करेक्ट है। ईपीएसपी कॉज हाइपरपोलराइजेशन इनकरेक्ट है। यानी पी और आर दो स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी आपका दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शंस पी आर इज ट्रू एंड क्यू एस आर फॉल्स। सिंपली याद रखिए, एक्साइटेशन मतलब डिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन मतलब कैल्शियम सोडियम का एंट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग रिसेप्टर एंड देयर एगोनिस्ट। रिसेप्टर और उनके एगोनिस्ट से क्वेश्चन पूछे गए। M1 रिसेप्टर पर कौन से ड्रग जाकर के आज एगोनिस्ट बाइंड करते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि M1 पढ़ाने के लिए आए ओम सर, ऐसे मैंने याद करवाया होगा, ट्रिक्स दिया होगा। तो M1 मतलब M1 रिसेप्टर ओम से हो जाएगा ऑक्सोट्रिमोरिन। M2 पढ़ाने कौन आए? तो सर मेहता जी, तो M2 में हो जाएगा मेथेकोलिन। M3 में दोनों को बैठा दिया गया तो M3 में हो जाएगा बेथानिकोल। और NN रिसेप्टर पर तो सर निकोटीन है ही। ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सी करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको याद करवा दिया, डायरेक्ट ड्रग की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एगोनिस्ट से क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर कॉजिंग। मस्कैरेनिक रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है, ऑब्वियस। ये क्या कॉज करता है? इनएक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को, या एक्टिवेट करता है एडेनाइल साइक्लेज को, या एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका मस्कैरेनिक रिसेप्टर है M1 M2 M3 M4 M5 की बात की जा रही है, तो सर ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर बेसिकली जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है। ये किस पाथवे को फॉलो करते हैं? तो सर ये फॉस्फोलाइपेज यानी कि IP3DAG पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को क्या करते हैं जी, एक्टिवेट करते हैं। हालांकि जब हम M2 की बात करते हैं तो वो एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को इनहिबिट करने के लिए भी जाना जाता है। M2 रिसेप्टर क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को इनहिबिट करता है। M1 और M3 रिसेप्टर क्या करता है, तो उसको सर एक्टिवेट करने का काम करता है फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग से रिलेटेड हमें करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। एसिटाइल कोलिन कॉज वेसोडाइलेशन बाय रिलीजिंग नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एसिटाइल कोलिन वेसोडाइलेशन कॉज करता है जी। दे प्रोड्यूस वेसोकॉन्ट्रैक्शन एंड कॉजिंग इंक्रीज बीपी, नहीं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज एसिटाइल कोलिन नहीं करता है। एड्रीनर्जिक सिस्टम वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं और एसिटाइल कोलिन वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं। रिलैक्स द डेट्रेसर मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जो डेट्रेसर मसल्स हैं इनको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको नैरो करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम नहीं करता। तो ऑप्शन केवल पी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन स्टूडेंट क्या हैं, इनकरेक्ट होते हैं एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड। The mechanism of action of indirect acting cholinomimetic agent is। इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक एजेंट की बात हो रही है, यानी एंटी कोलिनस्टेरेज ड्रग की बात हो रही है, जहां पर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ड्रग आप लोगों ने पढ़ा है।
फिजोस्टिगमिन, पायरोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, है ना, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, ये सारे ड्रग्स आपके कहाँ पर आते हैं, कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स में आते हैं। उन्हीं से रिलेटेड हमें करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना जी। बाइंडिंग टू एंड एक्टिवेशन ऑफ मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर इनकरेक्ट है जी। इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एंडोजीनियस एसिटाइलकोलिन, बिल्कुल सही। एसिटाइलकोलिन का जो हाइड्रोलिसिस होता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम के थ्रू, उसी कोलिनेस्टरेज एंजाइम को वो इनहिबिट करता है और हाइड्रोलिसिस को जो होता है एसिटाइलकोलिन, उस हाइड्रोलिसिस को ये रोकने का काम करता है। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलिनोमाइमेटिक एजेंट का, इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक एजेंट का, जिसको हम कोलिनेस्टरेज एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं जी। Which of the following is quaternary ammonium compound used in ganglionic competitive blocker? गैंग्लियोनिक कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर की अगर हम बात करें, उसमें ये सारे ड्रग्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वाटर्नरी अमोनियम बताया गया है। पेम्पिडिन, मेकामाइलामाइन टर्शियरी अमाइन के अंडर में आते हैं। हेक्सामिथोनियम आपके क्या हो जाएंगे, क्वाटर्नरी हो जाएंगे, है ना। क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा मेकामाइलामिन और पेम्पिडिन टर्शियरी अमीन के अंडर में कंसीडर किए जाते हैं। हेक्सामिथोनियम जो है वो क्वाटर्नरी अमीन के अंडर में कंसीडर किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नियोस्टिगमिन इन माइस्थीनिया ग्रेविस, नियोस्टिगमिन माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपने पढ़ा होगा। एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पर प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है मसल्स का, और उसी को हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। अम्यूलरेटिव टेस्ट और प्रोवोकेटिव टेस्ट, दो टेस्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद रखेगा। एड्रोफोनियम ड्रग्स यूज किया जाता है अम्यूलरेटिव टेस्ट में, और 𝙂𝙂𝙎𝑃𝑢𝑟𝑖न ड्रग्स यूज किए जाते हैं प्रोवोकेटिव टेस्ट में, जब हम माइस्थीनिया ग्रेविस को टेस्ट करने के लिए जानते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में यहाँ पर पूछा जा रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ द एसिटाइलकोलिन व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, ब्रेकडाउन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ब्रेकडाउन ऑफ द एपिनेफ्रिन। तो सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि सर जो भी एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होकर के नर्व एंडिंग्स पर ब्रेकडाउन हो रहा है, उस ब्रेकडाउन को ये कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि नियोस्टिगमिन एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो कि एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करने के लिए जाना जाता है, उस एंजाइम्स को ये क्या करते हैं जी, इनहिबिट करने का काम करते हैं। ड्रग मैच करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चार ड्रग है, इनके करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस बताइए। टीमोलॉल इंक्रीज यूबियोसाइक्रल आउटफ्लो, टीमोलॉल क्या बीटा ब्लॉकर ड्रग है, यूबियोसाइक्रल आउटफ्लो को क्या इंक्रीज करता है। पिलोकार्पिन इंक्रीज द ट्राबेक्युलर आउटफ्लो, लैटनोप्रोज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस, ब्रोमोनिडीन इंक्रीज द ट्राबेक्युलर आउटफ्लो। तो ऑप्शंस नंबर स्टूडेंट पिलोकार्पिन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये ट्राबेक्युलर आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। पिलोकार्पिन के साथ साथ आपको फिजोस्टिगमिन ड्रग्स भी हैं, दोनों म्यूटिक्स ड्रग के अंडर में आते हैं। फिजोस्टिगमिन और पिलोकार्पिन दोनों ट्राबेक्युलर आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं। ग्लोकोमा के केस में ये पॉइंट आपको याद रखना है जी, है ना। तो ड्रग की क्लासिफिकेशन है, ड्रग फॉर ग्लोकोमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन मतलब डोपामीन, आपका नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ये सब एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस हैं, नेचुरल कैटेकोलामाइंस हैं। इनके रेट लिमिटिंग स्टेप कौन से हैं जी, कन्वर्जन ऑफ डोपा टू डोपामीन बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज, कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू एल डोपा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। टायरोसिन जो आपका अमाइनो एसिड है, जो फिनाइल एलेनिन से बनता है, वो टायरोसिन जितना ज्यादा एल डोपा का फॉर्मेशन करेगा, उतना ही ज्यादा डोपामिन बनेंगे, उतना ही ज्यादा नॉर एड्रीनलिन बनेंगे, उतना ही ज्यादा एड्रीनलिन का फॉर्मेशन होगा। तो रेट लिमिटिंग स्टेप आपका टायरोसिन टू एल डोपा, यानी टायरोसिन से एल डोपा का बनना, ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स में आपको याद रखना है जी। ड्रग दैट एक्ट ऑन D1, D2, बीटा 1 एंड नॉट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर इज, अब D1, D2 पे अगर ड्रग बाइंड कर रहा है तो D1, D2 ये रिसेप्टर किसके होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5 ये रिसेप्टर होते हैं डोपामिन्स के। यानी सर सिंपल सा लॉजिक है कि सर यहाँ पे ड्रग्स कौन सा होगा, डोपामिन होगा। D1, D2 है तो सर डोपामिन से बिल्कुल वहां पर क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो बीटा 1 पे भी बाइंड करता है, लेकिन बीटा 2 पे डोपामिन बाइंड नहीं करते हैं, तो डोपामिन स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, बीटा 1 रिसेप्टर बताइए, इनमें कौन सा सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। बीटा 1 डब यानी बेबन डब कंपनी में काम करता था, तो बीटा 1 डो ब्यूटामिन हो जाएगा। B2 सॉल्ट कंपनी में काम करता था, सॉल्ट की कंपनी में, यानी कि साल ब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन, तो B2 का क्या हो जाएगा जी, टर्ब्यूटालिन हो जाएगा। B3 क्या है जी, तो B3 दोनों की माँ का नाम मीराबाई था, तो B3 मीराबेग्रन हो गया आपका। अल्फा 1 ड्रग सिंपल सा है सर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अल्फा 2 तो क्लोनिडीन आपके हो जाएंगे।
अटूट रिश्ता हो गया था कॉलोनी वाले से, और बाकी अल्फा 1 में फिनाइलफेरिन ड्रग्स हो गया। ये आपका ड्रग क्लासिफिकेशन एगोनिस्ट से क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सारे ऑप्शंस को मैंने मैच करा दिए है ना। तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेक्टिव एगोनिस्ट, सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, इसको आपको पढ़ करके जाना है। फॉलोइंग एक्शंस आर मीडिएटेड बाय अल्फा 2 एक्टिवेशन एक्सेप्ट देन, फॉलोइंग एक्शंस आर मीडिएटेड बाय अल्फा 2, इनमें से कौन से एक्शन जो है वो अल्फा 2 मेडिएटेड करते हैं एक्सेप्ट देन, किसी एक को छोड़ करके। अल्फा 2 रिसेप्टर की बात हो रही है। प्लेटलेट एग्रीगेशंस प्रेजेंट ऑन प्रीसिनेप्टिक नर्व, स्टिमुलेशन ऑफ द लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस कॉज नहीं किया जाता, लिपोलाइसिस सर बीटा रिसेप्टर का काम है और यहाँ पर आपका अल्फा 2 का काम नहीं है। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज ये भी सही है। लिपोलाइसिस सर बेसिकली B3 का काम होता है, तो ये आपके अल्फा रिसेप्टर के काम नहीं है जी। Which beta blocker is used to terminate paroxysmal supraventricular tachycardia? Paroxysmal supraventricular tachycardia ड्रग रिलेटेड पॉइंट का क्वेश्चन है। कौन से बीटा ब्लॉकर के पास है? इस्मोलॉल के पास, प्रोप्रानोल के पास, नाडोलॉल या कार्बिडिलॉल? किस ड्रग्स के पास पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कॉज करने की प्रॉपर्टीज है? तो उसका करेक्ट आंसर है इस्मोलॉल, है ना। इस्मोलॉल के पास स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलता है जी। Which of the following is true except, which of the following is true except then, इनमें से कौन से ट्रू हैं जी, किसी एक को छोड़कर के। अल्फा 1 वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, अल्फा 2 रिड्यूस सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ सेलुलरी एपिथेलियम, बीटा 1 ऑगमेंटेशन ऑफ इबियोसैक्रल आउटफ्लो, बीटा 2 एनहांस सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ सेलुलरी एपिथेलियम। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है रिसेप्टर वाइज? तो सर बीटा 1 इबियोसैक्रल आउटफ्लो को ऑगमेंटेशंस नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है कि सर वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। Which of the following is true for the alpha blocker except then, अल्फा ब्लॉकर से रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन पूछा गया फिर से। ब्लॉकेड of vasoconstriction cause nasal stiffness and meiosis, relaxation of intestinal sphincter, tone of smooth muscle in bladder, trigone sphincter is increased। इनमें से कौन से स्टेटमेंट अल्फा का नहीं सही है? तो tone of smooth muscles in bladder, ट्रिगोन, इंस्पेक्टर इज इंक्रीज, इनके स्टेटमेंट नहीं है, मतलब एक्शंस नहीं है, फंक्शन नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो सर ट्रू है रिलेटेड टू अल्फा रिसेप्टर, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब बताइए कौन से ऑप्शंस इनमें से करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शंस आपसे चूज करने के लिए बोला गया है। अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस, बीटा 2 रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी, है ना। बीटा 2 नहीं, बीटा 1 रिसेप्टर रेनिन को रिलीज करता है, तो ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट है जी। बीटा 1 रेट फोर्स एंड कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, अल्फा 1 इंसुलिन सेक्रेशन इनहिबिटेड। तो सर ऑप्शंस 1 और यहाँ पर 3 यानी दोनों ऑप्शंस सही हैं, बाकी 2 और 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट दिए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्विक रिवीजन टाइप से आप इसको सॉल्व करते चले जाइएगा। एक्शंस, all of the following statement about the pseudocholinesterase are true except pseudocholinesterase एंजाइम से रिलेटेड यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा गया जी। इट इज लोकेटेड एट द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स, इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड लीवर, इट हाइड्रोलाइज एसिटाइलकोलिन स्लोली एंड मेन फंक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ इंजेस्टेड एस्टर। देखिए प्लाज्मा लीवर में प्रेजेंट होता है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पर स्यूडोकोलिनेस्टेरेज प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या है जी, सही नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो आपको स्यूडोकोलिनेस्टेरेज से रिलेटेड सही है। आपसे एक्सेप्शन पूछा गया था, तो आंसर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द कोलिनेस्टर रेजिस्टेंट टू बोथ ट्रू। अच्छा ये क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस पूरे नहीं है बेथानिकॉल से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट नहीं है, इनकरेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर टाइप्स। नॉरएपिनेफ्रिन किस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करता है जी? अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 2। तो सर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 पे नॉरएपिनेफ्रिन जाकर के बाइंड करता है। बीटा 1 जो कि हार्ट पे प्रेजेंट होता है, नॉरएपिनेफ्रिन वहां पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ऑटोमेटिसिटी को इंक्रीज करते हैं जी। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग इफेक्ट। प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन
किस कारण से होता है? अल्फा 2 स्टिमुलेशन से, अल्फा 1 ब्लॉकेट से, बीटा 2 स्टिमुलेशन या बीटा 1 ब्लॉकेट? कौन से रिसेप्टर्स के कारण आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स एग्रीगेशंस इंक्रीज हो जाता है? यानी प्लेटलेट एग्रीगेट होता है और प्लेटलेट एग्रीगेट होगा तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करेगा। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड में आपने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिसऑर्डर पढ़ा होगा। अल्फा 2 स्टिमुलेशंस के कारण सर ये देखने को मिलते हैं, जब अल्फा 2 रिसेप्टर जो कि एक ऑटो रिसेप्टर है, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्रग यूज्ड इन द एमेलियोरेटिव टेस्ट फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस, आज ही जस्ट मैंने आपको बताया था कि सर एड्रोफोनियम जो ड्रग्स है वो एमेलियोरेटिव टेस्ट के लिए, और 𝙂𝙂𝙎𝑃 जो ड्रग है वो प्रोवोकेटिव टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एड्रोफोनियम स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। रोजेट लाइक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर किस रिसेप्टर में पाए जाते हैं? रोजेट लाइक पेंटामेरिक जो स्ट्रक्चर होता है वो किस रिसेप्टर में देखने को मिलता है? एसिटाइल कोलिन के निकोटिनिक रिसेप्टर में। मस्करनिक निकोटिनिक, तो सर निकोटिनिक रिसेप्टर में देखने को मिलता है आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। जो रोजेट टाइप्स के होते हैं, रोज टाइप्स के दिखाई देते हैं, ये आपको सर कहां पर देखने को मिलते हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर में मिलते हैं। द ड्रग यूज्ड ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस फॉर द सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द फ़ियोक्रोमोसाइटोमा। फ़ियोक्रोमोसाइटोमा बेसिकली ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है एड्रिनल मेडुला में, यानी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले रीजन में जहां से एड्रेनलिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। उस केस में फिनॉक्सीबेंजामिन ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं, आप ड्रग यूज कर सकते हैं जब फ़ियोक्रोमोसाइटोमा होता है। यानी अगर एड्रीनर्जिक सिस्टम, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं या ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उस केस में याद रखिएगा। डायरेक्ट ड्रग रिलेटेड पॉइंट से क्वेश्चन था। फिनॉक्सीबेंजामाइन ड्रग आपको बिल्कुल जुबान पर याद होना चाहिए। M1 बताइए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सर M1 स्टमक में प्रेजेंट होता है। M2 सर हार्ट में प्रेजेंट होता है। M3 सर स्मूथ मसल्स लाइक आपके यहाँ पर स्मूथ मसल्स में ब्रोंकस दिया गया है तो ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है। और NN रिसेप्टर सर गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। M1 इंक्रीज करेगा आपके HCl के सिक्रीशन को, M2 हार्ट रेट को कम करेगा, M3 ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, NN गैंग्लिया को एक्टिवेट करने का, स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो फंक्शंस भी याद है, लोकेशंस भी याद है और ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। आइडेंटिफाई द एड्रेनर्जिक ड्रग विच कैन बी यूज्ड इन डोप टेस्ट फॉर स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन में आप लोगों ने सुना होगा कि उनको डोप टेस्ट करवाया जाता है। तो डोप टेस्ट में कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं? तो सर CNS स्टिमुलेंट ड्रग को यूज किया जाता है और ड्रग का नाम है एम्फिटामाइन। कौन सा ऑप्शन है? तो सर एम्फिटामाइन आपका ऑप्शन नंबर C स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। इस ड्रग को हम डोप टेस्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यूज करते हैं। The beta-1 adrenergic receptor subtype agonist acting at anterioventricular node produce following response। बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो अगर प्रेजेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है सर बीटा-1 आपके हार्ट में और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। किडनी में ये रेनिन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और हार्ट में ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ऑटोमेटिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सर ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं बीटा-1 रिसेप्टर। ऑप्शन B स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। ये सब तो बिल्कुल आपके जुबान पर होगा। आई थिंक जहां तक मुझे पता है GDCians को, GDC के सारे स्टूडेंट्स को, तो ये सब तो बिल्कुल आपको जुबान पर होंगे कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो फिर सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक में आप उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में बहुत कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि कहां पर कौन सी एक्टिविटीज देखने को मिलता है। एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा एंड देयर प्राइमरी मैकेनिज्म, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पर क्या करा जी कि एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा। इनमें से कोई ऐसा पेयर्स है जो ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट में यूज नहीं होते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। उनमें से भी हमें एक रॉन्ग पेयर्स को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, बिल्कुल। टॉपिकल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीज एक्वस आउटफ्लो। टॉपिकल बीटा एड्रेनर्जिक टिमोलॉल यूज होता है, बिटॉक्सोलॉल यूज होता है नहीं। ऑप्शन C टॉपिकल म्यूटिक्स इंक्रीज आपका फिजोस्टिगमिन है पर आपका ड्रग है।
पिलोकार्पिन सही है। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीज एक्वस फॉर्मेशन, आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज 𝘺𝙄𝚎, ब्रेंजोलामाइड, ये भी सही है। ऑप्शंस बी स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। जब आप इनके एक्सेप्शंस और इनसे कनेक्ट करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएगा जी, ठीक है ना। तो ड्रग्स फॉर ग्लाइकोमा में इसको आपको याद रखना है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बेकोल इज नॉट करेक्ट, आइडेंटिफाई। इनमें से क्या करा है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बेकोल, कार्बेकोल से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि करेक्ट नहीं है। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, इट possesses both muscarinic and nicotinic actions, it is more susceptible to hydrolysis as compared to acetylcholine by the cholinesterase, and the amino group decrease electrophilicity of the carboxyl group। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है जी कार्बेकोल से रिलेटेड, तो सर इट इज मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू एसिटाइलकोलिन। नहीं, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस जो है वो कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो ज्यादा करता है, कार्बेकोल का नहीं करता है। ये स्टेटमेंट्स आपका गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर सही है जी। मेथेकोलिन हैज मैक्सिमम एगोनिस्टिक एक्शन एट द विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर। देखिए M1 रिसेप्टर पर ऑक्सीट्रीमोरिन ड्रग का होता है, M2 रिसेप्टर पर मेथेकोलिन होते हैं। M2 पर कौन होते हैं, मेथेकोलिन, और M3 पे बेथानिकोल, ठीक है ना। ये तीन ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेथेकोलिन यानी M2 रिसेप्टर, ठीक है ना। M2 रिसेप्टर पर आपका मेथेकोलिन ड्रग्स हो जाएगा, M1 पर ऑक्सीट्रीमोरिन है और M3 पे बेथानिकोल ड्रग्स है, ठीक है ना। 𝘂𝙂𝙎𝑃 प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इनहिबिटिंग, 𝘂𝙂𝙎 स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करता है। तो स्केलेटल मसल्स पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो NM रिसेप्टर होता है। NM रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाएगा तो स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। निकोटिनिक के NM रिसेप्टर को क्या करेगा जी, ब्लॉक करेगा। निकोटिनिक रिसेप्टर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट इज द NM रिसेप्टर को इनहिबिट करता है 𝘂𝙂𝙎, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the triad effect of the adrenaline leading to rise in blood pressure। इनमें से कौन से आपका एड्रेनलिन का वो इफेक्ट नहीं है जो ब्लड प्रेशर को राइज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। A direct myocardial stimulation that increase the strength of the ventricular contraction and increase heart rate यानी पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी की ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि स्टिमुलेशन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर लीडिंग इन इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन। ये आपके इनकरेक्ट हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं जी। सारे स्टेटमेंट के थ्रू बीपी बढ़ाई जाती है, बीपी बढ़ती है एड्रेनलिन में। आपके जो प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर लीडिंग है वो इंक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन जो लिखा हुआ है, ये आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। Improvement of memory in Alzheimer disease brought about by drug which increase transmission। देखिए एल्जाइमर एसिटाइलकोलिन की कमी के कारण होती है, न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरोडीजेनरेटिव में आपने पार्किंसन पढ़ा होगा, न्यूरोडीजेनरेटिव में आपने एल्जाइमर भी पढ़ा होगा। पार्किंसन में डोपामिन की कमी हो जाती है, एल्जाइमर में एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन अगर आप वहां पर एक्टिवेट करा देंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर को तो एल्जाइमर डिजीज आपका ठीक हो जाता है जी, ठीक है ना। तो एसिटाइलकोलिन से आपको यहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स मिल जाएंगे। The antiemetic activity of the glycopyrronium is related to the potentiate inhibitions of, कौन सा रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, M1 रिसेप्टर। ग्लाइकोपायरोनियम कौन सा है जी, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। डायरेक्ट याद रखिए एंटीएमेटिक्स इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो M1 रिसेप्टर ग्लाइकोपायरोनियम से याद रखना है जी, ठीक है ना। ये आपका पेरिफेरली मस्कुलिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्लाइकोपायरोनियम, और एंटीएमेटिक्स इफेक्ट देने के लिए जाना जाता है। द एडवर्स रिएक्शन associated with the beta 2 agonist administered by inhalational or nebulization in the management of asthma does not include। अगर आप बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग को यूज करते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है जैसे सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेटरॉल, सालमेट्रॉल, बम्ब्यूटरॉल, ये सब ड्रग्स जो हम यूज करते हैं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, तो इनमें से कौन से एडवर्स इफेक्ट इनमें नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा डज नॉट इंक्लूड। पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, फाइन ट्रिम और हाइपरटेंशन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होते हैं। बाकी सारे आपको देखने को मिलते हैं जब हम सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बम्ब्यूटरॉल, फॉर्मेटरॉल, ये सब ड्रग्स जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। Which of the following is not a cardioselective beta blocker? Cardioselective beta blocker, बीटा ब्लॉकर मतलब कार्डियोसेलेक्टिव मतलब बीटा 1 की बात की जा रही है। और बीटा 1 में क्या है सर, मेटप्रोलॉल है, टिनोलॉल है, एसिबिटोनॉल है, बिटोक्सोलॉल है, नेबिवोलॉल है, बिसोप्रोलॉल है,
सेलिप्रोलॉल है और स्मोलॉल ड्रग है। ये सब के सब क्या है? तो सर ये सब के सब बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर हैं। बिसोप्रोलॉल है सर, नेबिवोलॉल है सर, एसेबिटोनॉल है सर, पिंडोलॉल ड्रग नहीं है सर। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कार्डियो सेलेक्टिव यानी बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट नहीं है जी। कार्डियो सेलेक्टिव मतलब बीटा 1 की बात हो रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्फा ब्लॉकर इज यूज्ड इन द इमरजेंसी ऑफ हाइपरटेंशन? इनमें से कौन से अल्फा ब्लॉकर ड्रग को हाइपरटेंशन के इमरजेंसी में यूज किया जाता है? फेंटोलामाइन, डॉक्साजोसिन, टैमसोलोसिन या प्राजोसिन? कौन से ड्रग होंगे? तो सर फेंटोलामाइन आपका ड्रग्स होगा जो अल्फा ब्लॉकर ड्रग है, खासतौर से अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए जाना जाता है। अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर में ये ड्रग्स सब के सब आते हैं और ये सर इमरजेंसी ऑफ हाइपरटेंशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। फेंटोलामाइंस की ये प्रॉपर्टीज है जी। फियोक्रोमोसाइटोमा में भी दे सकते हैं और हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ड्रग इज कंसिडर्ड एज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स? सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग कौन सा है? टिमोलॉल, एल्मेटोप्रोलॉल, प्राजोसिन एंड टेराजोसिन, फॉर्मेट्रोल, लेविटालॉल, योहिम्बिन एंड कैरियोथिन। तो अल्फा 1 में ही आपका ये आ जाएगा प्राजोसिन, टेराजोसिन, टैमसोलोसिन। अल्फा 2 मैंने उस समय बताया ना, अल्फा 2 नहीं अल्फा 1 हो जाएगा, है ना। अल्फा 2 तो क्लोनिडीन को कहा जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन से मैंने अल्फा 2 बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अल्फा 1 होते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, टैमसोलोसिन, फेंटोलामाइन, डॉक्साजोसिन, ये आपका है जो एल्फोजोसिन, सिल्डोसिन, ये सब आपके अल्फा 1 होते हैं। क्लोनिडीन जो आपका होता है, मिथाइल डोपा होता है, ये सब आपके अल्फा 2 पे जाकर के एक्ट करते हैं जी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा अल्फा 2 में सेलेक्टिवली योहिम्बिन ड्रग दिया गया है और अल्फा 1 में ये सब दिया गया। क्लोनिडीन वगैरह आपके एगोनिस्ट है। क्लोडीन, मिथाइल डोपा, गुआनाफेसिन, गुआनाबेजिन अल्फा 2 रिसेप्टर पे एज एगोनिस्ट बाइंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है स्टूडेंट? डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर लीड टू माइस्थेनिया ग्रेविस। ट्यूबोक्यूरारिन यूज्ड टू ट्रीट माइस्थेनिया ग्रेविस। It is an autoimmune disorder. Thymoectomy treatment option for the myasthenia gravis. बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट? तो सर ट्यूबोक्यूरारिन को यूज नहीं किया जाता है। ट्यूबोक्यूरारिन प्रोवोकेटिव टेस्ट के लिए दिया जाता है। ट्यूबोक्यूरारिन प्रोवोकेटिव टेस्ट के लिए दिया जाता है। ये तो स्केलेटल मसल्स को और रिलैक्स करेंगे, ये और भी ज़्यादा कोलिनर्जिक क्राइसिस कॉज करके दे देंगे और भी वर्स्ट कर देंगे माइस्थेनिया ग्रेविस को। ट्यूबोक्यूरारिन को नहीं यूज किया जाता है, बाकी सारे ड्रग्स को क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं जी। Which of the following is a shortest acting cholinesterase inhibitor and listed below? Which of the following is a shortest acting cholinesterase inhibitor? कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग में शॉर्टेस्ट एक्टिंग बताइए। नियोस्टेगमिन, पाइरिडोस्टेगमिन, एट्रोफोनियम या फिजोस्टेगमिन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से शॉर्टेस्ट एक्टिंग आपसे पूछा जा रहा है कोलिनेस्टरेज में, तो एड्रोफोनियम जो ड्रग्स आपके होते हैं स्टूडेंट वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। इन चारों के लिस्ट में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग्स आपको दिए गए हैं, जिसमें इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स भी आपको दिए गए हैं। उनमें से आपको रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से 4 पेयर्स हैं और करेक्ट पेयर्स को आइडेंटिफाई करना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा? नहीं सर, ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो तो सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ प्यूपिल, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेशन ऑफ प्यूपिल। सर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यहाँ पर आपका क्या है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, है ना। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है बेसिकली सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं, एसिटाइल कोलिन का M1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने के लिए जरूर जाता है और यही आपका क्या है जी? करेक्ट आंसर है कि सर पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, HCl के सिक्रीशन को M1 रिसेप्टर स्टमक में क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिंपैथेटिक मिड्रिएसिस कॉज करता है यानी पीपल को डायलेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक पीपल को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि म्यूटिक्स इफेक्ट कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टू ऑब्टेन अ मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेशन द ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद द बीटा एड्रेनल रिसेप्टर एगोनिस्ट आर। इनमें से कौन से ड्रग्स बीटा रिसेप्टर के साथ दिए जाते हैं ब्रोंकोडायलेशन को बढ़ाने के लिए? तो बीटा जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, ये सब जो ड्रग मैंने आपको बताया, साल्मेट्रॉल, बम्बिट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, इनके साथ आप या तो थियोफाइलिन कैटेगरी का ड्रग जो अमीनोफाइलिन वगैरह है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग वो दे सकते हैं, या तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में आप दे सकते हैं इप्राटोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड।
तो सर हम इनके साथ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे। ऑप्शंस बी दिया गया है लेकिन ऑप्शंस ए याद रखिएगा, क्योंकि क्या कह रहा जी, इफेक्ट ब्रोंकोडायलेशन। ब्रोंकोडायलेशन तब बढ़ेगा जब सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपैथोमाइमेटिक के लिए हम बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग दे ही रहे हैं, और कोलिनर्जिक को जब हम एंटागोनाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा। ऑप्शंस बी गलत यहां पर दिया गया है, लेकिन ये गलत आंसर है। ऑप्शंस ए स्टूडेंट्स यहां पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, टेराजोसिन एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय टेराजोसिन अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग है जी, सेलेक्टिव ब्लॉकर ड्रग है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे देते हैं? ब्लॉकिंग बीटा एड्रेनल रिसेप्टर, ब्लॉकिंग अल्फा 1। तो सर अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अल्फा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। टेराजोसिन, प्राजोसिन, टैमसोलोसिन, डोक्जेजोसिन, फेंटोलामाइन, फेनॉक्सीबेंजामाइन, सिल्डोसिन, अल्फोजोसिन, ये सारे ड्रग्स क्या हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर पे एज एंटागोनिस्ट बाइंड करते हैं, और अल्फा 2 रिसेप्टर पर योहिम्बिन ड्रग है जो एज एंटागोनिस्ट बाइंड करता है। और अल्फा 2 रिसेप्टर पर याद रखिएगा कि सर आपका कौन सा ड्रग है? क्लोनिडीन जो है वो एज एगोनिस्ट बाइंड करते हैं, है ना। Which one of the following classes of drug cause side effect like dryness of mouth, tachycardia? देखिए, माउथ ड्राइनेस यानी सलाइवा का सेक्रीशन कम होना। सलाइवा का सेक्रीशन कौन बढ़ाता है? एसिटाइल कोलिन। तो सलाइवा का सेक्रीशन कम कौन करेगा? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट को कम कौन करता है? एसिटाइल कोलिन। ब्रेडिकार्डिया, तो एंटी कोलिनर्जिक टेकिकार्डिया कॉज करेगा। कौन सा ड्रग हो जाएगा? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। डायरेक्ट आंसर था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्विकली इसको बता दिया। आप थोड़ा सा स्टेटमेंट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही, वहां पर सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आंसर्स लगाएंगे, है ना। All of the given 4 drugs sympathomimetics are, इनमें से sympathomimetics कौन से हैं जी? एड्रीनलिन, आइसोप्रिनलिन, फिनाइलफेरिन या नॉर एड्रीनलिन? इनमें से कौन से सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं? तो सर यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, आर एंड एस जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। जो आपका फिनाइलफेरिन है, नॉर एड्रेनलिन है, ये सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेगा जी। ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सही था। Which of the following is a non-selective beta blocker with the additional cardiac rectifier potassium channel blocking activity? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग है और पोटासियम चैनल को ब्लॉक करने की प्रॉपर्टीज है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर सोटालॉल, टिमोलॉल, पिंडोलॉल, टैमसोलोसिन तो सर नहीं होगा यहाँ पर। सोटालॉल, टिमोलॉल, पिंडोलॉल में से सर आपका करेक्ट आंसर सोटालॉल के पास ये प्रॉपर्टी है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स में भी आपने पढ़ा होगा कि सर ये पोटासियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं, यानी क्लास 3 और क्लास 2 दोनों ड्रग्स में आते हैं, है ना। एंटी एरिथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको उस समय समझ में आएगा कि सोटालॉल तो सर क्लास 2 और क्लास 3 यानी बीटा ब्लॉकर में भी आता है और पोटासियम चैनल ब्लॉकर में भी आता है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स के रूप में आप इनको पढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट इंड्यूस मिड्रिएसिस? मिड्रिएसिस कौन इंड्यूस नहीं करेगा? मिड्रिएसिस सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, और म्यूटिक्स जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स है। तो एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। इफेड्रीन, फेंटोलामाइन या कोकेन, बताइए इनमें से जो कोलिनर्जिक ड्रग होगा वही आपका मिड्रिएसिस कॉज नहीं करेगा। फेंटोलामाइन आपके अल्फा 1 रिसेप्टर पर है, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है। तो एंटी एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों की प्रॉपर्टी एक होती है। जो कोलिनर्जिक कॉज करेगा वही एंटी एड्रीनर्जिक कॉज करेगा, और जो एड्रीनर्जिक कॉज करेगा वो एंटी कोलिनर्जिक कॉज करेगा। तो सर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है, सिंपैथोलाइटिक ड्रग है, तो ये ऑब्वियस सी बात है सर ये मिड्रिएसिस कॉज नहीं करेंगे, मियोटिक्स कॉज करेंगे एसिटाइल कोलिन की तरह। Which of the following beta blocker has been shown clinically to reduce mortality in patient of the symptomatic heart failure? हार्ट फेल्यूर को कम करने के लिए कौन से ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल है? टिनोलॉल, कार्बिडिलॉल, प्रोप्रानोलॉल या एस्मोलॉल? हार्ट फेल्यूर्स को कम करने के लिए कौन से ड्रग रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सर कार्बिडिलॉल, लबिटालॉल या अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होते हैं। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर ड्रग में 2 ड्रग्स है, कार्बिडिलॉल और लबिटालॉल। ये दोनों ड्रग्स क्या होते हैं सर? यूज होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। All of the given 4 drug cause vasodilation. Choose the correct statement about them. 4 ड्रग्स दिए गए हैं जो vasodilation कॉज करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। ब्रेडिकानिन, मिनोक्सिडिल, एसिटाइल कोलिन और हाइड्रोलाजिन। PQ cause relax of the nitric oxide, QR do not cause release of the nitric oxide,
RS कॉज रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बिल्कुल आपका यही स्टेटमेंट सही है। एसिटाइल कोलिन और हाइड्रोलासीन ये दोनों सर नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करा करके वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, तो ऑप्शन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है जी। ग्रुप 1 ग्रुप 2 बताइए करेक्ट आंसर। ग्रेनिसेट्रन कौन सा ड्रग है, तो सर 5-HT3 रिसेप्टर को 5-HT3 रिसेप्टर को टारगेट करता है। एंटीएमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये सर कैंसर थेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को रोकता है। पायरेंजीपाइन टारेंजीपाइन बताइए। पायरेंजीपाइन आपके ऑटोलेंजीपाइन ये M1 एंटागोनिस्ट ड्रग है, तो P का 3 हो जाएगा, Q का 4 हो जाएगा। P का 3 Q का 4 आपका हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। एसीब्यूटेनॉल आपका अपना है और बैक्लोफिन आपका गाबा एगोनिस्ट ड्रग है, साइक्लोफिन गाबा एंटागोनिस्ट ड्रग होता है। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ड्रग एक्टिंग ऑन ANS से क्या हो गया, तो सर ड्रग एक्टिंग ऑन ANS से कंप्लीट हो गया, जो कि आपके जीपेट आपके नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। रिसेप्टर के लोकेशन, रिसेप्टर का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग क्लासिफिकेशन, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, और वैसे ही आपका सिंपैथोलाइटिक सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, पैरा सिंपैथोमाइमेटिक सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव क्लासिफिकेशन, ड्रग्स फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, एम्लियोरेटिव टेस्ट, प्रोवोकेटिव टेस्ट, ड्रग्स फॉर ग्लाकोमा में याद रखना है एक्वस आउटफ्लो को डिक्रीज कौन करेगा, ट्राइब ऑक्यूलर फ्लो को इंक्रीज कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कौन से हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड होंगे जीपैट नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्लास में, अगले वीडियोज में, अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।